वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर है जिसमें आपको थीम 8 करवाई जाएगी। तो इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होती है? प्रोडक्ट कोई भी वो चीज़ होती है जो मार्केट के अंदर ऑफ़र की जाती है सेल के लिए। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो मार्केट के अंदर ऑफ़र की जाती है अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज़ के लिए या कंजम्पशन के लिए, और ये जो है वो किसी नीड या वांट को भी सेटिस्फाई करती है। यानी जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, जो टारगेट मार्केट है, उसकी नीड या वांट को भी सेटिस्फाई करेगी प्रोडक्ट। इसको मार्केट के अंदर ऑफ़र किया जाता है और ये नीड और वांट को सेटिस्फाई करती है। नाउ दी एक्सपीरियंसेस, जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कुछ एक्सपीरियंसेस पैदा होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है। जो यूज़र है उसका प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस बनता है, कुछ फीलिंग्स होती हैं। नाउ दी लेवल्स ऑफ द प्रोडक्ट की 3 तरह की लेवल्स होती हैं। एक मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट डिज़ाइन करते वक्त प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के वक्त तीनों लेवल्स का ख्याल रखना होता है। एक है, सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है कोर प्रोडक्ट, जिसको कोर कस्टमर वैल्यू यहाँ कहा गया है। दूसरा होता है एक्चुअल प्रोडक्ट और तीसरा है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो जो कोर प्रोडक्ट होती है इसको एक फ़ोन की मिसाल से समझते हैं। फ़ोन का जो कोर फीचर्स है वो है, ज़ाहिरी बात है, आपको सबको पता है कि उस पर किस तरीके से बात की जाती है। अब वो बात करना जो है वो एक कोर फीचर्स हो गया फ़ोन का। और एक्चुअल प्रोडक्ट जो आ जाती है वो ये है कि उसका ब्रांड नेम क्या है, उसके अंदर बाकी जो फीचर्स आ जाते हैं, जितने भी ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स हैं। टच स्क्रीन फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है तो टच स्क्रीन है, कैमरा उसका कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, पैकेजिंग किस तरह के पैकेट में वो आ रहा है, पैकेजिंग उसकी कैसी हुई हुई है, उसकी क्वालिटी का लेवल क्या है, और ब्रांड नेम कौन सा है, कौन सी ब्रांड का है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आ गई। कोर प्रोडक्ट हुई, जो बुनियादी फ़ीचर है, जो कोर फीचर है, उस कोर प्रोडक्ट वहाँ आ गई, यानी कोर कस्टमर वैल्यू, देन दी एक्चुअल प्रोडक्ट, उसके बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आफ्टर सेल सर्विस, यानी सेल होने के बाद क्या क्या कंपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी, उसकी वारंटी कितनी है, प्रोडक्ट सपोर्ट क्या है, डिलीवरी ऑफ क्रेडिट किस तरीके से उसको डिलीवरी होगी, होम डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, क्रेडिट पे अवेलेबल है या नहीं, यानी कि उधार पे अवेलेबल है या नहीं। नाउ दी प्रोडक्ट्स टाइप, प्रोडक्ट्स की टाइप्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं प्रोडक्ट की, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होती हैं, जो पर्सनली तौर पे यूज़ की जाती हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी कई सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं एंड दी अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो वाली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि कस्टमर फ्रीक्वेंटली बाय करता है और उसमें उसको कोई कंपैरिजन नहीं करता जब वो बाय करता है, और उसको बाय करने में कोई एफर्ट नहीं लगती, वो ईज़िली बाय कर लेता है, रोज़ाना की बुनियाद पे भी वो बाय कर सकता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, कैंडी है, फास्ट फूड है, इसके अलावा ब्रेड है, ग्रोसरी आइटम है। ये तमाम जो है कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जो ईज़िली बाय कर लेता है बायर। नाउ द सेकंड वन इज़ द शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ही एक क्लासिफिकेशन है। ये वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जिसमें कस्टमर जो है वो केयरफुली तौर पे कंपेयर करता है प्राइस को, क्वालिटी को, स्टाइल को, सूटेबिलिटी को। अब इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि फर्नीचर है, कार्स है एंड अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं। तो ये जो है शॉपिंग प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे कंपैरिजन लाजमी होता है प्रोडक्ट्स का। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब ये एक ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसके अंदर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स के साथ होती है और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के साथ होती है ये, और इसको ख़रीदने के लिए ज़ाहिर बात है एक स्पेशल किस्म की परचेजिंग एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हैं और डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं। तो इसको ख़रीदने के लिए एक तो स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, इसके अंदर कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ख़ास किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ब्रांड इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज़ द अनसॉर्ट प्रोडक्ट। ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनके बारे में कंज्यूमर को ये नहीं पता होता कि वो ख़रीदेगा। नॉर्मली वो इनको ख़रीदने के बारे में सोचता भी नहीं है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, फनरल सर्विसेज है, यानी जनाजे पे जो सर्विसेज
लेते हैं वो, और ब्लड डोनेशन वगैरह है। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके बारे में नॉर्मली कंज्यूमर सोचता नहीं है कि इसको ख़रीदने के बारे में। नाउ द कंपैरिजन, यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है इन चारों कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। तो कस्टमर बाइंग प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम कस्टमर बाइंग बिहेवियर देखें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में जो बाइंग बिहेवियर होता है वो फ्रीक्वेंट परचेज़ होता है। शॉपिंग के अंदर लेस फ्रीक्वेंट परचेज़ होता है, बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं होता। स्पेशलिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस और लॉयल्टी देखी जाती है, ब्रांड को इसमें काफ़ी अहमियत दी जाती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर। और अनसॉर्ट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम अवेयरनेस या नॉलेज होती है कस्टमर को, कंज्यूमर को। प्राइस की अगर हम बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट के प्राइस बहुत कम होते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं और स्पेशलिटी प्रोडक्ट के प्राइस भी हाई होते हैं, जबकि अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के प्राइस वेरी करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट बहुत ईजिली आसानी से मिल जाती है, इसकी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसकी सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कुछ ही आउटलेट्स में अवेलेबल होती है, हर जगह अवेलेबल नहीं होती। जबकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी सिर्फ कुछ ही आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे ये मिल रही होती है। और अनसॉर्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेरी करती है। ना द प्रमोशन की अगर बात करें तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो मास प्रमोशन होती है, यानी मास प्रमोशन से मुराद अब टीवी पे ऐड चल रहा है, ये मास प्रमोशन हो रही है। शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर भी जो प्रमोशन होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, पर्सनल सेलिंग भी होती है इसके अंदर। प्रोड्यूसर और रिसेलर दोनों जो है वो एडवर्टाइजिंग भी कर रहे होते हैं और पर्सनल सेलिंग भी कर रहे होते हैं, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके भी सेल कर रहे होते हैं। इन दी स्पेशलिटी प्रोडक्ट उसमें मोर केयरफुली टारगेटेड प्रमोशन, एक केयरफुली तरीके से टारगेटेड प्रमोशन किया जाता है प्रोड्यूसर से भी और रिसेलर से भी। ये नहीं होता कि हर किसी को प्रमोट कर रहे हैं वो जो है प्रोडक्ट, मास प्रोडक्शन वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता स्पेशलिटी प्रोडक्ट में। सिलेक्टेड किस्म के जो लोग होते हैं उनको टारगेट करके उनको प्रमोट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट। नाउ इन दी अनसॉर्ट में क्या होता है, एग्रेसिव किस्म की एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर और रिसेलर। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट में टूथपेस्ट, मैगजीन्स और लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह शामिल हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर मेजर अप्लाइंसेस शामिल हैं, टेलीविजन्स वगैरह और फर्नीचर और क्लोथिंग वगैरह भी शामिल हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में लग्जरी गुड्स आ जाते हैं, जैसे कि रोलेक्स की वॉचेस हैं और फाइन क्रिस्टल वगैरह। स्पेशलिटी और शॉपिंग प्रोडक्ट में हो सकता है शायद आप कंफ्यूज हो जाए, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये स्पेशलिटी और शॉपिंग का कि स्पेशलिटी में लग्जरी किस्म के आइटम्स आ जाते हैं, जबकि शॉपिंग में अब लग्जरी आइटम्स नहीं आते। नाउ दी अनसॉर्ट के अंदर क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस और रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट में आ जाती हैं, जो नॉर्मली कंज्यूमर इनके बारे में सोचता नहीं है परचेज़ करने के बारे में। नाउ दी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो परचेज़ की जाती हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फिर बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए। ये प्रोडक्ट्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में और बिज़नेस में यूज़ होती हैं, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं होती, ये प्रोडक्ट्स होम यूज़ के लिए नहीं होती। तो अब इसकी भी कई सारी क्लासिफिकेशन है, 3 क्लासिफिकेशन होती हैं इसकी। कैपिटल आइटम्स, मटेरियल्स एंड पार्ट्स, सप्लाइज एंड सर्विसेज। कैपिटल आइटम जो होता है वो स्पेशलिटी गुड्स की तरह होता है, मटेरियल्स एंड पार्ट्स शॉपिंग गुड्स की तरह होता है और सप्लाइज एंड सर्विसेज कन्वीनियंस गुड की तरह होता है। तो जो कैपिटल आइटम्स होते हैं ये वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरी आइटम्स को बनाने में मदद देते हैं। जो जितनी भी मशीनरी या प्लांट वगैरह होती हैं वो तमाम जो है कैपिटल आइटम होता है, इससे दूसरी चीज़ें बन रही होती हैं, तो ये कैपिटल आइटम होता है। और मटेरियल एंड पार्ट्स वो होते हैं, अब जो मशीनरी आपके पास मौजूद है उसके लिए भी ज़ाहिरी बात है आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसके अंदर पार्ट्स यूज़ होते हैं कई सारे, तो वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्टेनलेस स्टील की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल यूज़ है, और कई सारे केमिकल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऐसा रॉ मटेरियल की, और पार्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है मशीनरी के लिए, तो वो चीज़ें मटेरियल्स एंड पार्ट्स में आ जाती हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है सप्लाईज एंड सर्विसेज। अब इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो मेंटेनेंस वगैरह के जो आइटम हैं, फ्यूल वगैरह है, मशीनरी का फ्यूल वगैरह आ गया, मेंटेनेंस वगैरह आ गई, ये तमाम चीज़ें जितनी भी आ गई, रिपेयर वगैरह आ गई, तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें आ गई ये तमाम चीज़ें सप्लाईज एंड सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। नाउ देयर आर सम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। अब
कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने, जैसे ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग है, पर्सन मार्केटिंग है, प्लेस मार्केटिंग है और सोशल मार्केटिंग है। अब देखते हैं इनको एक एक करके। तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में क्या हो रहा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का इमेज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही होती है। जो टारगेट कंज्यूमर होते हैं उनका जो उनके सामने ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बिल्ड करने की कोशिश की जा रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ ख़ुद एक प्रोडक्ट होती है। अक्सर आपने अगर कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप सिर्फ इस वजह से नहीं ख़रीद रहे होते हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की प्रोडक्ट आपको अच्छी नहीं लगती, या उस कंपनी की ने कभी फ्रॉड किया होता है कोई, या फॉल्टी प्रोडक्ट बनाई होती है। तो इसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग की जा रही होती है और उसका इमेज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही होती है। द नेक्स्ट इज़ दी पर्सन मार्केटिंग। अब पर्सन मार्केटिंग में क्या, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्ड की जा रही होती है, पर्सन मार्केटिंग में किसी पर्सन की इमेज जो है वो बिल्ड की जा रही होती है। अब वो कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, अक्सर पॉलिटिकल कैंपेन में किसी पॉलिटिशियन की भी इमेज बिल्ड की जा रही होती है। तो इस तरह करके जो है वो किसी भी पर्सन की इमेज को बिल्ड करना, टारगेट जो कंज्यूमर हैं उन तक, उसको हम कहते हैं पर्सन मार्केटिंग। अब है प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग में ख़ास तौर पे ये तब यूज़ होती है टूरिज़म वगैरह के लिए। जो फॉरेन ऑफिसेस वगैरह होते हैं किसी भी कंट्री के, वो अपने कंट्री के लिए प्लेस मार्केटिंग का काम करते हैं और वो अपने कंट्री की इमेज को बिल्ड करते हैं। तो किसी भी जगह की इमेज को बिल्ड करना टारगेट ऑडियंस के लिए, उसको हम कहते हैं प्लेस मार्केटिंग। नाउ द लास्ट वन इज़ दिस सोशल मार्केटिंग। अच्छा, सोशल मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी एक सोशल इशू होता है जिसका जो है वो, जिसको हाईलाइट किया जाता है, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है। अक्सर आपने इस तरह के एड्स देखे होंगे जिसके अंदर कुछ सोशल इश्यूज़ बताए जा रहे होते हैं कि आप जो है अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखें, पानी जो है उसको केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करें, उसको वेस्ट ना करें। तो जितने भी सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके लिए जब मार्केटिंग की जाती है उसको हम कहते हैं सोशल मार्केटिंग। जब प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो कई सारे डिसीशंस कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समझना है डिसीशंस को प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा समझने वाले डिसीशन होते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीशन। और इसमें 5 चीज़ें होती हैं: प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और सपोर्ट सर्विसेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये बेनिफिट्स ऑफ द सर्विस और प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के, उसको हम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब ये बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है क्वालिटी से मुराद फिटनेस फॉर यूज़। जितनी प्रोडक्ट फिट है यूज़ के लिए उतनी उसकी अच्छी क्वालिटी होती है। उसके अलावा फीचर्स आ जाते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट फीचर्स। फ़ोन के एक अपने फ़ीचर्स हैं, फ़ैन के अलग फ़ीचर्स हैं, और फिर उसके अलावा उसका स्टाइल कैसा है प्रोडक्ट का और उसका डिज़ाइन कैसा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट हो गया, अब रह गए ब्रांडिंग। नाउ द ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग जो है, ब्रांड का मतलब होता है कोई भी नाम, टर्म, साइन, डिज़ाइन या इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो एक सेलर की प्रोडक्ट को दूसरे सेलर की या मेकर की प्रोडक्ट से डिफरेंट करता है। कोई भी आपने अगर कभी भी कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई साइन बना हुआ होगा, कोई ना कोई टर्म लिखी होगी, या कोई नाम लिखा होगा, या कोई डिज़ाइन बना होगा, या ये तमाम चीज़ें एक साथ होंगी जो कि एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट को डिफरेंट करती है। एप्पल है, जैसे एप्पल का एक अपना लोगो है जो दूसरी प्रोडक्ट से उनको अलग करता है। तो हम ब्रांड जो है एक पहचान है, हर किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक सेलर की प्रोडक्ट की एक पहचान है ब्रांड जो है। और वो ब्रांड जो एक नाम की सूरत में भी आ सकती है, किसी टर्म की सूरत में भी हो सकता है, किसी साइन की सूरत में भी, किसी डिज़ाइन की सूरत में भी, या इन तमाम चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नाउ दी पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल है? पैकेजिंग वैसे अगर इजी वर्ड में कहा जाए तो पैकेजिंग जो है वो ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट कहलाया जाता है। और इसके अंदर डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट, इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी शामिल है और साथ में जो रैपर या कंटेनर है प्रोडक्ट का जिसके अंदर प्रोडक्ट आई है वो भी शामिल है। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के जो पैकेट होता है उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, तो वो भी पैकेजिंग का एक हिस्सा होता है। अब दूसरी चीज़ है लेबल्स। लेबल क्या है? लेबल एक हिस्सा होता है पैकेजिंग का, ये एक हिस्सा है।
जो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट या ब्रांड को और डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स एंड प्रोवाइड प्रमोशन। अब इसके अंदर लिखी हुई होती हैं लेबल्स के अंदर चीज़ें, जो प्रोडक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट का जो नाम है, उसकी ब्रांड है, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह लिखे हुए हैं, उस हिस्से को हम जो है वो लेबलिंग कहते हैं। और ये हिस्सा पैकेजिंग का ही एक हिस्सा होता है। पैकेजिंग के हिस्से पे जहाँ जहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, तो वो हिस्सा जो है वो लेबलिंग कहलाया जाता है। नाउ दी सपोर्ट सर्विसेज। अब सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? सपोर्ट सर्विसेज में जनरली जो है वो चीज़ें शामिल होती हैं जो आफ्टर सेल्स के बाद होती हैं। आफ्टर सेल्स सर्विसेज होती हैं, यानी कि सेल्स के बाद जो सेल प्रोडक्ट हो गई एक बार, अब उसके बाद जो चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो सर्विसेज सेल होने के बाद कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसको हम कहते हैं सपोर्ट सर्विसेज। जैसे वारंटी वगैरह। वारंटी ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट सेल होने के बाद होती है। जब चीज़ ख़रीद ली उसके बाद ही कंपनी जो है वो वारंटी जो है वो देती है कि अगर प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको रिपेयर करेगी या फिर चेंज करेगी। नाउ दी प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। इससे पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट डिसीजन आ चुका है, अब है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये है सिमिलर किस्म की जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, तो वो तमाम सिमिलर किस्म की प्रोडक्ट्स की एक प्रोडक्ट लाइन बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी जो व्हीकल्स की कंपनी है, गाड़ियों की, वो 2 व्हीलर्स बना रही है, तो जो जितनी भी 2 व्हीलर्स होंगी वो एक प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगी। 4 व्हीलर्स जितनी होंगी वो एक प्रोडक्ट लाइन में आ जाएंगी। SUVs यानी जीप्स जितनी होंगी वो तमाम एक प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन की जितनी भी एक प्रोडक्ट लाइन की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो तमाम की डेस्टिनेशन समझने आप सेम होती है। इसी तरह से एक कंपनी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स बनाती है, तो जितने भी सोप्स होंगे वो तमाम एक प्रोडक्ट लाइन में आ जाएंगे। जितने भी शैम्पू बनाती है वो तमाम एक प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगी। तो इस तरह करके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस बन जाती हैं और हर प्रोडक्ट लाइन की लेंथ होती है। एक प्रोडक्ट लाइन में जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उतनी उस प्रोडक्ट लाइन की लेंथ होगी। नाउ दी प्रोडक्ट लाइन लेंथ। अब ये बात तो आपको ऑलरेडी बता दी है कि प्रोडक्ट लाइन की लेंथ क्या होती है, लेकिन अब है लाइन स्ट्रेचिंग एंड लाइन फिलिंग। अब लाइन स्ट्रेचिंग की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है वो 70 cc बाइक बना रही है। अब उसको एक सेगमेंट ऐसा मिला जो हाई पावर की बाइक चाहता है, तो उसने 100 cc बाइक भी बनाना शुरू कर दी। ये उसने स्ट्रेचिंग की, अप स्ट्रेचिंग। उसने जो है वो 70 से 100 cc बाइक भी बनाना स्टार्ट कर दी, तो उसने लाइन स्ट्रेचिंग की, अप स्ट्रेचिंग की। और एक तरफ उसने देखा कि एक ऐसा सेगमेंट है जो फीमेल का सेगमेंट है, वहाँ उसने 50 cc की एक बाइक जो है फीमेल के लिए लॉन्च कर दी, तो उसने ये डाउन स्ट्रेचिंग की। ये तो स्ट्रेचिंग हो गई, अप स्ट्रेचिंग और डाउन स्ट्रेचिंग। अब ये है लाइन फिलिंग। अब लाइन फिलिंग में क्या, अब एक ऐसा सेगमेंट देखा जो पावरफुल किस्म की बाइक चाहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो पे भी नहीं करना चाहता, तो अब दरमियान में एक जगह खाली थी 80 cc की, उसको फिल कर दिया 80 cc की बाइक लॉन्च करके, तो वो लाइन फिलिंग हो गई। तो ये था लाइन स्ट्रेचिंग और फिलिंग का कॉन्सेप्ट। अब है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट मिक्स में शामिल होती हैं। यानी कि एक कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाती है और सेल होती है, वो सेल के लिए ऑफ़र करती है, वो तमाम जो है प्रोडक्ट मिक्स में शामिल होती है। इसमें जो है वो विड्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स होता है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स होती है, डेप्थ होती है और दी कंसिस्टेंसी होती है। अब ये लेंथ क्या होती है, ये तो आपको पहले भी बताई थी कि लेंथ क्या होती है। जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसकी लेंथ होती है। और विड्थ क्या है, विड्थ का मतलब है जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस होंगी उतनी ज़्यादा विड्थ होगी। जितनी सारी प्रोडक्ट लाइंस होंगी प्रोडक्ट मिक्स में उतनी उसकी विड्थ होगी। डेप्थ क्या है, डेप्थ का मतलब है जितने ज़्यादा वेरिएंट्स आएंगे एक प्रोडक्ट के उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी। वेरिएंट से मुराद फॉर एग्जांपल अगर सोप की प्रोडक्ट लाइन है तो सोप एक तरफ कंपनी ब्यूटी सोप भी बना रही है, बेबी सोप भी बना रही है, एंटीबैक्टीरियल सोप भी बना रही है, उसके अलावा लिक्विड सोप भी बना रही है, तो ये तमाम जो है वो डेप्थ को शो करेगा। इसी तरह से व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो एक कंपनी एक ही गाड़ी की एक ही 4 व्हीलर है, उसी के अंदर वो उसने
1000 सीसी का भी वेरिएंट दिया हुआ है, 1300 सीसी का भी वेरिएंट दिया हुआ है, और मे बी पॉसिबल कि 1500 सीसी का भी वेरिएंट दिया हुआ है। तो ये उसकी डेप्थ हो गई। और कंसिस्टेंसी ये है कि फंक्शंस और प्रोडक्ट लाइन आपस में कितने क्लोज हैं, जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी होगी। अच्छा, अब है ब्रांड और ब्रांडिंग। ब्रांड तो जैसा कि आपको बताया गया कि ब्रांड जो है वो एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंट करती है, और ये कोई भी नाम, सिंबल वगैरह हो सकता है। तो ब्रांड जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंज्यूमर के परसेप्शंस को। कंज्यूमर का प्रोडक्ट के बारे में क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या फीलिंग है प्रोडक्ट के बारे में और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस चीज़ को ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करती है। और ब्रांड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉमिस है। कोई भी ब्रांड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉमिस होता है डिलीवर करने का स्पेसिफिक सेट ऑफ फीचर्स। अब अगर कोई भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो कस्टमर को पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कौन से फीचर्स देने हैं, उस ब्रांड के कौन कौन से फीचर्स हैं, उसके कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसको पता होती हैं कस्टमर को। तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉमिस किया होता है कि ये तमाम चीज़ें उनकी ब्रांड के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब 4 बड़ी अहम चीज़ें हैं ब्रांड और ब्रांडिंग के अंदर: ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड नेम सिलेक्शन, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डेवलपमेंट में। अब इन चारों को एक एक करके देखते हैं। तो पहले है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग में क्या होता है कि पोजीशन की जाती है ब्रांड को। अपने कस्टमर के माइंड में एक ब्रांड की पोजीशनिंग की जाती है, और वो पोजीशन जो है वो डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स से होती है। अब वो जो मार्केटर्स जो है वो पोजीशन करते हैं ब्रांड को 3 लेवल्स के ऊपर: एट्रीब्यूट्स के ऊपर, बेनिफिट्स के ऊपर। बेनिफिट्स डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं। कोई ब्रांड एसोसिएट हो जाती है क्वालिटी के साथ, कोई ब्रांड जो है वो एसोसिएट हो जाती है कंफर्ट के साथ, कोई ब्रांड एसोसिएट हो जाती है उसकी प्राइस यानी कि प्राइस कम होने के साथ, इकोनॉमी के साथ, कि इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है वो। और इसके अलावा बिलीव्स एंड वैल्यू। तो ये तमाम तीनों लेवल्स हैं जिनके ऊपर मार्केटर्स जो है वो अपनी ब्रांड को पोजीशन करते हैं। पोजीशन कस्टमर के माइंड में करते हैं कि कस्टमर के माइंड में जो है वो एक पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। अब ब्रांडिंग के अंदर है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। और ब्रांड स्पॉन्सरशिप में 4 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला तो है मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स। इसमें क्या होता है कि ब्रांड नेम वही यूज़ होता है जो मैन्युफैक्चरर की ब्रांड होती है, यानी जो बनाने वाली कंपनी है उसी का ब्रांड नेम यूज़ होता है। जैसे कि बेवरेजेस वगैरह में आप देखते हैं, पेप्सी है तो उसकी अपनी ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है, कोका कोला है उसकी अपनी ब्रांड नेम यूज़ हो रहा है। तो ये इसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरर्स का ब्रांड नेम यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। इसके अलावा प्राइवेट ब्रांड है। अक्सर आपने देखा होगा स्टोर्स पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ की तो ब्रांड्स रखी हुई होती हैं, लेकिन साथ में बहुत से स्टोर्स वालों ने अपनी ब्रांड्स भी रखी हुई होती हैं। ये ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो उन्हीं के पास मौजूद होती हैं, स्टोर वालों के पास ही मौजूद होती हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे सेल नहीं होती। स्टोर वाले अपने ही स्टोर में इनको सेल करते हैं और उनकी ख़ुद की वो ब्रांड होती है, तो वो कहलाती है प्राइवेट ब्रांड। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है लाइसेंस ब्रांड। अब इसमें होता क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर ब्रांड, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, किसी भी ब्रांड का लाइसेंस मिल जाता है सेलर को। किसी भी सेलर को आपने अगर कोई लाइसेंस ले लिया है किसी कंपनी से उसकी ब्रांड को सेल करने का, तो उसको हम कहते हैं लाइसेंस ब्रांड। कंपनी से कांटेक्ट किया और उनसे लाइसेंस हासिल कर लिया सेल करने के लिए, तो फिर कंपनी जो है वो लाइसेंस दे देती है, अलाउ करती है सेलर को कि वो जो है उस कंपनी की उस ब्रांड को जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो है को ब्रांड। इसमें होता क्या है कि एक से ज़्यादा ब्रांड आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा को ब्रांडिंग जो देखने में आती है वो देखने में आती है एयरलाइंस में। 2 एयरलाइंस आपस में मिल जाती हैं और वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। दूसरा जो स्टेप है ब्रांड बिल्डिंग का, वो है ब्रांड नेम सिलेक्शन का। अब ब्रांड पोजीशनिंग तो हो गई डिसाइड कि किस तरीके से पोजीशन करना है ब्रांड को कंज्यूमर के माइंड में। अब ब्रांड का नेम जो है उसकी सिलेक्शन करनी है। अब नेम सेलेक्ट करते वक्त उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे क्या, नेम ऐसा हो जिससे उसके बेनिफिट्स और उसकी क्वालिटीज़ का पता चलता हो।
नेम ऐसा हो जो इजी टू प्रोनाउंस हो, ऐसा ना हो कि मुश्किल हो उसको प्रोनाउंस करना, तो फिर लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे। रिकग्नाइज़ किया जा सके और अच्छी तरह से उसको याद किया जा सके, ऐसा नाम हो। डिस्टिंक्टिव हो यानी अलग हो, ये नहीं हो कि किसी का और का नाम लेके उसके साथ कुछ ऐड करके पुराना कोई नाम उसको कर देंगे तो फिर वो अलग नाम नहीं होगा। एक्सटेंडेबल हो और ट्रांसलेटेबल ऑफ फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उसको ट्रांसलेट भी किया जा सके। अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब भी अच्छा हो। अगर एक कंट्री में उसका मतलब अच्छा है और फिर दूसरे कंट्री में उसका मतलब नेगेटिव है तो फिर ब्रांड की इमेज जो है वो ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत से लोग हॉट डॉग्स खाते नहीं हैं, इसी वजह से नहीं खाते क्योंकि उसका मतलब वो नेगेटिव ले रहे होते हैं, हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होती नॉर्मली, लेकिन हॉट डॉग्स नॉर्मली लोग इसी वजह से नहीं खाते क्योंकि उसका जो मतलब है लोगों को वो नेगेटिव लगता है, उनको डॉग जहन में आ रहा होता है हॉट डॉग का सुन के। और कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन, अब ऐसा नाम हो जिसकी रजिस्ट्रेशन भी कराई जा सके और साथ में लीगल प्रोटेक्शन भी हो, उसको कोई चुरा ना सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्रांड नेम सिलेक्शन करते वक्त देखनी चाहिए। नाउ द ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़, तो किस किस तरह से ब्रांड डेवलपमेंट की जाती है। 4 तरीके हैं, 4 स्ट्रेटजीज़ हैं जिस तरह से ब्रांड डेवलपमेंट की जाती है। अभी आप देख सकते हैं ये 2x2 का ये एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाई गई है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी और ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग और न्यू। अब जब एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की गई एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के साथ, यही वो यानी कि एक्स ब्रांड नेम सपोज़ करें चल रहा है, एक्स ब्रांड नेम के साथ और जो कैटेगरी है प्रोडक्ट की वो भी सेम है। सपोज़ करें सोप बना रहे हैं तो ऑलरेडी सोप बन रहा है और सोप जो है वो नया एक सोप इंट्रोड्यूस होता है नए कलर्स के साथ, कुछ नए कलर के साथ आता है सोप। अब उसमें क्या हुआ, नाम भी उसका वही है, प्रोडक्ट कैटेगरी भी वही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन एक्सटेंशन, यानी उसी नाम के साथ एक नए कलर का सोप आ जाता है, कुछ नई उसके अंदर खुशबू मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे लाइन एक्सटेंशन। नाम भी वही है सोप का जो है और कैटेगरी भी वही है, सोप की ही कैटेगरी है, एग्जिस्टिंग कैटेगरी है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी भी एग्जिस्टिंग है और ब्रांड नेम भी जो है उसका एक्स सोप के नाम से चल रहा है। नाउ दी ब्रांड एक्सटेंशन, अब ब्रांड एक्सटेंशन में क्या हुआ, प्रोडक्ट की कैटेगरी न्यू हो गई और जो नाम है वो वही है, यानी कि एक्स सोप था अब एक्स शैम्पू भी आ गया, तो अब क्या हुआ, ब्रांड एक्सटेंशन हो गई, ब्रांड की एक्सटेंशन हो गई, नाम वही रहा लेकिन प्रोडक्ट की कैटेगरी में इजाफा हो गया, जहाँ पहले से सोप बन रहा था अब वहाँ शैम्पू भी बनना शुरू हो गया, तो उसको हम कहेंगे ब्रांड एक्सटेंशन। अब क्या हुआ, अब जो मल्टी ब्रांड्स है इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी तो वही है, यानी कि सोप बन रहा है, अब एक्स सोप बनते बनते वाई सोप भी निकाल दिया, सोप ही है नए कलर के साथ और नई खुशबू के साथ वाई सोप निकाल दिया, उसको हम कहेंगे मल्टी ब्रांड्स। प्रोडक्ट की कैटेगरी वही है लेकिन जो ब्रांड नेम है नया ब्रांड नेम के साथ हमने सेम कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट निकाल दी। उसके बाद अब है न्यू ब्रांड्स। न्यू ब्रांड्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो ब्रांड का नेम है वो भी नया होगा, प्रोडक्ट की जो कैटेगरी होगी वो भी न्यू होगी। अब एक्स सोप चल रहा था तो सपोज़ करें वाई शैम्पू आ गया, यानी कि उसकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो भी डिफरेंट हो गई और साथ में जो प्रोडक्ट का ब्रांड का जो नेम था वो भी डिफरेंट हो गया। तो ये 4 ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाती हैं। ना व्हाट इज़ ए सर्विस, तो सर्विस क्या है, सर्विस जो है एक इंटेंजिबल और इनविजिबल प्रोडक्ट को कहा जाता है जिसका अपना बेनिफिट है और वैल्यू है। ज़ाहिर बात है दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन उनके बेनिफिट है, वैल्यू है। तो सर्विस की बेनिफिट वैल्यू है और जब एक्सचेंज किया जाता है तो वैल्यू मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डॉक्टर की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके बेनिफिट हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते और ये इंटेंजिबल है, हम इनको फिज़िकली टच भी नहीं कर सकते सर्विसेज को। ना दी करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं सर्विस की, तो पहली तो है इंटेंजिबिलिटी, जैसा कि आपको बताया गया अभी पहले कि इंटेंजिबल है यानी इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम इसको फ़िज़िकली टच नहीं कर सकते, फ़िज़िकली इसको हम देख नहीं सकते। दूसरा फ़र्क ये है कि वेरिएबिलिटी है, सर्विस जब भी परफॉर्म होगी हर बार थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं तो जो इस सीरीज़ के लेक्चर्स हैं आप पिछले लेक्चर्स अगर देखें और ये वाला देखें तो आपको फ़र्क महसूस होगा
और काफ़ी फ़र्क भी महसूस हो सकता है कुछ लेक्चर्स में आपको। इसके अलावा इंसेपरेबिलिटी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर कहीं और हो और सर्विस कहीं और प्रोवाइड की जा रही हो। सर्विस वहीं पे मिल सकती है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, जो डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल की। इसी तरह से लॉयर के पास भी लोग जाते हैं सर्विस लेने के लिए। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो इंसेपरेबल होती हैं। हाँ, टीचिंग की सर्विस अब इस दौर में पॉसिबल हो चुका है कि पार्शली जो है वो सेपरेट हो सकती है। जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये लेक्चर भी रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टीचिंग की सर्विस फिर भी कुछ हद तक सेपरेबल हो चुकी है पार्शली तौर पे, लेकिन ओवरऑल जो है सर्विसेज इनसेपरेबल होती हैं। जो प्रोवाइडर होता है, जहाँ पे प्रोवाइडर होता है वहीं पे सर्विस मिल रही होती है। इसके अलावा पेरिशेबिलिटी होती है, इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर की सर्विस को स्टोर कर लें और बाद में उसको यूज़ करें। इसी तरह से लॉयर की सर्विस को स्टोर कर लें, उसको बाद में यूज़ करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पेरिशेबिलिटी भी होती है, इसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते। नाउ दी सर्विस चेन प्रॉफिट। अब ये पूरी एक चेन है जो बताती है किस तरह से एक सर्विस जो है वो वैल्यू में कन्वर्ट होती है। अब ये पूरा प्रोसेस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीन एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो इंटरनल सर्विस क्वालिटी। इंटरनल सर्विस क्वालिटी से मुराद ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि किस तरीके से ट्रीट कर रही है, किस तरह से उनको सर्व कर रही है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनल सर्विस क्वालिटी। जितना अच्छा एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कर रही है तो उतनी अच्छी इंटरनल सर्विस क्वालिटी होगी। अब जब एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रीट किया जा रहा होगा तो क्या होगा कि सेटिस्फाई होंगे एम्प्लॉई, और एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो प्रोडक्टिव होंगे, जो सर्विस अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सकेंगे। तो जब एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, उसके बाद क्या होगा, वो एक अच्छी सर्विस वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे, अच्छी तरह से कस्टमर के साथ वो डील करेंगे, अच्छी तरह से कस्टमर के साथ वो पेश आएंगे। तो उससे फिर नतीजा क्या होगा कि सेटिस्फाइड और लॉयल कस्टमर होंगे। जब कस्टमर देखेंगे इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है तो कस्टमर सेटिस्फाई भी होंगे सर्विस से, और वो लॉयल हो जाएंगे, बार बार जो है उसी कंपनी से वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहेंगे जिससे वो सेटिस्फाइड हुए हैं। और फिर उससे क्या होगा, उससे फिर ये होगा हेल्थी सर्विस प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। जो प्रॉफिट्स हैं हेल्थी प्रॉफिट होंगे और ग्रोथ भी फिर बढ़ेगी। सर्विस का जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कंपनी का बढ़ता जाएगा और ग्रोथ भी होती रहेगी। और इसके बाद फिर आगे ये चेन इसी तरह चलती रहेगी जब तक कंपनी जो है वो इंटरनल सर्विस क्वालिटी को मेंटेन रखेगी, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से सर्व करेगी तब तक। नाउ दी नेक्स्ट इज़ दी ट्रायंगल। अब ये सर्विस मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ये सर्विस मार्केटिंग के अंदर होता है। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो कंपनी टू एम्प्लॉई मार्केटिंग, इसमें इसको कहा जाता है इंटरनल मार्केटिंग। जो कंपनी और एम्प्लॉई के दरमियान जो मार्केटिंग हो रही है उसको कहा जा रहा है इंटरनल मार्केटिंग, क्योंकि ये कंपनी और एम्प्लॉई का मामला है, अंदरूनी मामला है ना। एंड द नेक्स्ट इज़ द एम्प्लॉई टू कस्टमर्स, ये कहलाती है इंटरेक्टिव मार्केटिंग, जो एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के दरमियान मार्केटिंग है। एंड द नेक्स्ट इज़ द कस्टमर्स, कंपनी टू कस्टमर्स, ये एक्सटर्नल मार्केटिंग कहलाई जाती है। तो 3 तरह की मार्केटिंग है जो आपने याद रखनी है, इंटरनल मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मार्केटिंग एंड दी एक्सटर्नल मार्केटिंग। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर आपको थीम ऐड करवाई गई। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।